नमस्कार, मैं अमित भोबिया। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्गेनिक खेती में किसान फेल हो रहे हैं और बोलूं कि प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग के अंदर किसान कामयाब हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो बिल्कुल जमीन आसमान का डिफरेंस है। और आज मैं आपको साइंटिफिक वे में बताऊंगा कि किस तरह वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि ऑर्गेनिक खेती कामयाब भारत में नहीं हो सकती और जो नेचुरल फार्मिंग है यानी प्राकृतिक खेती है वो कामयाब हो सकती है। तो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है गुजरात के राज्यपाल यानी गवर्नर आचार्य देवव्रत से। आचार्य देवव्रत जो हैं वो अब तो गुजरात के राज्यपाल बन गए, लेकिन पहले 30 साल तक उन्होंने कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के अंदर हेडमास्टर की भूमिका निभाई। गुरुकुल के अंदर हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उन सब बच्चों को गुरुकुल की 200 एकड़ जमीन है, उसी जमीन में उपजा हुआ खाना दिया जाता है। एक बार हुआ ये कि वहां पर एक दिहाड़ी मजदूर जो था वो स्प्रे कर रहा था खेत के अंदर, रासायनिक स्प्रे। अचानक वो बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए, काफी क्रिटिकल हालत हो गए, लेकिन करते कराते वो बच जरूर गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, आचार्य देवव्रत के दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया। और वो क्वेश्चन ये था कि जिस रसायन की बदबू से एक इंसान की जान जा सकती है, वो रसायन जिस फसल पे हम डाल रहे हैं उस फसल को हम बच्चों को खिला रहे हैं, तो इन मासूम बच्चों के ऊपर क्या हो सकता है, कितना खतरनाक असर हो सकता है। इसीलिए आचार्य जी ने वैज्ञानिकों से बात की। हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर, लुधियाना यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बात की और ऑर्गेनिक खेती के बारे में सोचा। पहले ही साल उन्होंने 5 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक खेती शुरू की। आचार्य जी बताते हैं कि एक दाना भी वहां से मुझे हासिल नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा खरपतवार वहां पे हुई, बहुत ज्यादा कीटनाशक वहां पे लगे और फसल की ग्रोथ नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने जब किसानों से पूछा तो किसानों ने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक खेती है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पहले 3-4 साल प्रोडक्शन नहीं होता और उसके बाद में अच्छा प्रोडक्शन देना शुरू कर देती है। तो आचार्य जी ने ये सोचा कि अगर पहले 3-4 साल प्रोडक्शन नहीं होता, ये तो ठीक है 200 एकड़ भूमि है इस गुरुकुल की, इसलिए इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। जिस किसान के पास 4-5-6-10 एकड़ जमीन है, वो किसान क्या 3-4 साल बिना प्रोडक्शन के रह सकता है? और इतना खर्चा भी करना पड़ता है, इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने फिर वैज्ञानिकों को फिर से बुलाया और बोला कि भाई इस ऑर्गेनिक खेती को, कंसेप्ट को कुछ चेंज करिए। उन्होंने कहा साहब कितना भी चेंज कर लीजिए, सीधी सी बात यह है कि 1 एकड़ के अंदर चाहे धान है, गेहूं है, इन दोनों ही फसलों को पूरा अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए चाहिए 60 किलो नाइट्रोजन। और अगर हम ऑर्गेनिक ढंग से नाइट्रोजन पैदा करना चाहते हैं तो 1 एकड़ के अंदर हमें डालनी होगी 300 एक क्विंटल 300 क्विंटल गोबर की खाद, तब जाकर उससे 60 किलो नाइट्रोजन पैदा होगा। मतलब 10 क्विंटल गोबर की खाद के अंदर जो है 2 किलो नाइट्रोजन होता है, यानी 1 टन गोबर की खाद के अंदर 2 किलो नाइट्रोजन। तो इससे आचार्य जी ने पूछा कि दाने भी छिड़कोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, गोबर की खाद की जो गर्मी है उसकी वजह से इन्वायरमेंट में इतना प्रदूषण होगा और इतनी महंगी गोबर की खाद हम डालेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा वर्मी कंपोस्ट डाल लो, वो 150 क्विंटल लगेगी प्रति एकड़। तो आचार्य जी बोले कि भाई इतनी महंगी वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डाल सकते। तो आचार्य जी ने फैसला किया कि अगले साल जो हम खेती करेंगे वो फिर से रासायनिक वाली ही करेंगे। लेकिन इसी दौरान उन्हें मिल गए भारत के सबसे बड़े नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ज्यादा किताबें लिखने वाले और विदर्भ में जन्मे सुभाष पालेकर जी। सुभाष पालेकर जी को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। वो मिल गए और उन्होंने बोला कि आप ऑर्गेनिक के चक्कर में फंस क्यों रहे हो, नेचुरल फार्मिंग करो ना, प्राकृतिक खेती करो। तो आचार्य जी इस बार संकोच में थे, तो इन्होंने 1-2 एकड़ जमीन पालेकर जी के हवाले की और बोला कि आप जैसे करवाएंगे हम वैसे कर देंगे। और उस 1-2 एकड़ जमीन में जबरदस्त प्रोडक्शन हुई। जो आचार्य जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने अगली बार 10 एकड़ में करके देखा, फिर भी जबरदस्त प्रोडक्शन हुई। तो फिर आचार्य जी ने बोला कि हिसार और पंजाब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है, इनके वैज्ञानिकों को बुलाया जाए और उन्हें पूछा जाए कि किस तरह नेचुरल फार्मिंग जो है वो काम करती है, उसके साइंटिफिक तरीके क्या है वो पता लगे। तो वैज्ञानिकों ने 1 साल के लिए ट्रायल शुरू किया आचार्य जी के गुरुकुल वाले खेत में।
ट्रायल ये था कि उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के तरीके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए और उनके रिजल्ट्स निकाले। उदाहरण के रूप में उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि 185 लीटर पानी एक ड्रम में लिया। उस ड्रम के अंदर उन्होंने 3 किलो गुड़ डाल दिया, 10 किलो गोबर डाल दिया, 10 किलो गोमूत्र डाल दिया, 3 किलो आटा जो होता है दाल का आटा, किसी भी दाल का आटा हो वो डाल दिया और एक मुट्ठी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दी और उसे सुबह शाम 5-5, 10-10 मिनट घुमाना शुरू कर दिया। 4 से 5 दिन बाद जो घोल तैयार हुआ, उस घोल को उन्होंने खेत के अंदर पानी के साथ, ड्रिप के साथ, स्प्रिंकलर के साथ देना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में उस खेत में देखा गया कि जबरदस्त प्रोडक्शन हुई, लेकिन ये घोल इन्होंने 3-4 प्रकार के तैयार किए। एक जर्सी गाय का, एक एचएफ गाय का, एक देसी गाय का जो अपनी होती है गिर गाय, थारपारकर, हरियाणवी नस्ल और नागौरी, इन सब गायों के। तो इन्होंने पाया कि जो इंडियन गाय है, भारतीय नस्ल है, जिसमें गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, कंकरेज है, इन गायों का जो पाचन तंत्र है वो गोबर को इतने अच्छे से पचा के भेजता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जीवाणु होते हैं और उस गोबर में इतनी ताकत होती है कि वो बहुत सारा जीवाणु जो है उनको पैदा कर सकता है। तो उसके खेत में अच्छा रिजल्ट मिला। जहां पे एचएफ और जर्सी का गोबर था वहां पे बहुत ही कम रिजल्ट जो है वो देखने को मिला, ना के बराबर रिजल्ट देखने को मिला। तो पहली बात तो ये तय हो गई कि उस ड्रम के अंदर 60 किलो नाइट्रोजन पैदा नहीं हो रही थी, उस ड्रम के अंदर जीवाणु पैदा हो रहे थे और वो जीवाणु जो है वो दाल का प्रोटीन खाकर अच्छे हट्टे कट्टे होते जा रहे थे। और उन जीवाणुओं को जब 5 दिन बाद लगातार 1 हफ्ते तक खेत के अंदर डाला गया तो खेत के अंदर उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और उन जीवाणुओं ने क्या किया, जो नाइट्रोजन है प्रकृति के अंदर उसे खींचकर उसकी फिक्सेशन जमीन के अंदर कर दी और उस जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई उसे पौधे ने लिया और पौधे को जितनी नाइट्रोजन चाहिए थी उससे फालतू नाइट्रोजन उसे खेत में मिलने लगी। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, जो कार्बन अपने पोल्यूशन के कारण जो वातावरण में है उसे खींचकर भी जमीन के अंदर डाला और जिससे जो सोइल का बायोमास है वो इंक्रीज हुआ। और जब भी किसी सोइल का बायोमास इंक्रीज होता है तो उसे फर्टाइल सोइल कहते हैं, उसके अंदर उत्पादन ज्यादा होता ही होता है। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि किसी भी प्रकार से डायरेक्ट खेत को नाइट्रोजन नहीं दिया गया, सारा का सारा नाइट्रोजन जो है वो प्रकृति से जीवाणुओं ने खींचा। हमारा काम इतना सा था कि हमने उसके अंदर जीवाणु पैदा करके खेत के अंदर छोड़ने हैं। तो इसलिए फिर प्राकृतिक खेती जो है वो कामयाब हुई। ये वैज्ञानिकों ने एक साइंटिफिक रीजन वहां पे दिया। इसी के साथ मिट्टी के अंदर बोरोन, जिंक, सल्फर सब कुछ होता है, लेकिन वो एक ऐसे फॉर्म में होता है कि उसे पौधा नहीं ले सकता। और ये जीवाणु जो हैं, जैसे कैंचुए होते हैं वो मिट्टी भी खाते हैं। विदेशी कैंचुआ केवल गोबर खाता है, भारतीय कैंचुए ऐसे हैं मिट्टी भी खाते हैं, चूना भी खाते हैं। तो वो जो कैंचुए थे या जीवाणु थे अंदर जो बने छोटे छोटे, उन्होंने किसी का फंक्शन ये है कि वो आयरन को खाता है, किसी का ये कि बोरोन को खाता है, किसी का ये कि जिंक को खाता है। और वो उस फॉर्म में उस मेटल को या उस चीज को, उस धातु को कन्वर्ट कर रहे थे जिस फॉर्म में पौधा उससे खींच सके और पौधा खुद की ग्रोथ कर सके। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ तो आचार्य जी ने अगले ही साल जब अप्रूव हो गया तो 10 एकड़ से 100 एकड़ बढ़ा दी और 100 एकड़ के अंदर नेचुरल फार्मिंग करने लगे। इसी के साथ नेचुरल फार्मिंग में कुछ चीजें और भी रहती हैं, जैसे क्रॉप का रोटेशन करना होता है ताकि इस बार जो खरपतवार है वो अगली बार ना हो, अगली बार जो खरपतवार है वो इस बार ना हो। इस तरह से चीजें चेंज होती रहें। इसी के साथ जैसे ग्वार की फलियां साइड में लगा दी जाती हैं खेत के, ताकि कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोसोम की जो गांठें होती है वो उसके अंदर छोड़ दें खेत के अंदर। तो इस प्रकार की खेती की गई तो पता चला कि बहुत जल्दी जो है जमीन फर्टाइल भी हो जाती है और पहले साल से ही प्रॉफिट जो है प्राकृतिक खेती के अंदर वो शुरू हो जाता है। हालांकि अगर आप लोगों को ये साइंटिफिक वे अच्छा लगा और गुजरात के राज्यपाल जो पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं कि भाई नेचुरल फार्मिंग कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को जब हम जमीन दें तो बंजर जमीन ना दें, अच्छी कामयाब जमीन दें, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर सुभाष पालेकर जी की किताबें मंगा लेता हूं और उसके अंदर जो नुस्खे बताए हुए हैं वो आप लोगों को बताना प्रारंभ कर देता हूं। अगर आप नहीं चाहते तो फिर किताबें नहीं मंगवाएंगे। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।